ओलिगोपोली बाजार में जो नेक्स्ट पार्ट है वह है किंग डिमांड कर्व। ठीक है, नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली मार्केट में हमारा जो नेक्स्ट है वह है किंग डिमांड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी, और ये है बाय पॉल एम स्वीजी। ठीक है, ये आज का चैप्टर है। ठीक है ना, पॉल एम स्वीजी के द्वारा किंग नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली में किंग डिमांड थ्योरी दिया, पॉल एम स्वीजी ने दिया था। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या कहा कि चूंकि ओलिगोपोली वह बाजार है या बाजार का वह स्वरूप है जिसमें विक्रेताओं की संख्या थोड़े होते हैं, कुछ होते हैं, अर्थात 2 से 10 तक हो सकता है, तथा उन विक्रेताओं के द्वारा समरूप यानी होमोजेनस वस्तुएं अथवा हेट्रोजेनस यानी वस्तु विभेद दोनों प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है, और सभी वस्तुओं में आपस में सब्स्टिट्यूशन होता है। सभी वस्तुएं टेस्ट में, ब्रांड में, है ना, क्वालिटी में, ये सारे में वह डिफर हो सकता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के कारण जो है सभी अपने अपने उत्पादक अपने ब्रांड को लेकर मार्केट में स्टैब्लिश्ड होते हैं, और सब अपने अपने मार्केट शेयरिंग के हिसाब से अपना प्रॉफिट गेन कर रहा होता है। तो इस बाजार में सबसे बड़ी जो संभावनाएं होती है वह डिमांड कर्व इनडिटरमाइंड होता है। मतलब डिमांड कर्व निश्चित नहीं होता है कि आज जो बेचा जा रहा है कल भी वह बेचा जाएगा, और इसी डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेशन के कारण उत्पादक जो है वह क्या करता है, हाई पब्लिसिटी को अडॉप्ट करता है, ऊंचे विज्ञापन को अडॉप्ट करता है, और यहाँ पर चूंकि कट थ्रोट कंपटीशन होता है, गला काट कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन से बचने के लिए वह क्या करता है, किसका म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कीजिए, वॉइस ऑन है अभी तक, और इस कट थ्रोट कंपटीशन से बचने के लिए जो है वह क्या करता है, ऑन की ऑफ रखिए, आवाज इको हो रहा है, और इस गला काट कंपटीशन से बचने के लिए वे लोग क्या करता है कि प्राइस वार से बचने के लिए वे लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल को करता है या प्राइस लीडरशिप को अपनाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ कॉलिसिव ओलिगोपोली, जो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन यस्टरडे क्लास, जो आपको कल बताया गया था कि कैसे वे लोग आपस में कार्टेल और प्राइस लीडरशिप को अडॉप्ट करता है। कार्टेल क्या है बता दिया गया था। कार्टेल एक व्यापारियों का समूह है, संघ है, जिसके अंतर्गत वह या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से गुप्त समझौता कर लेते हैं, और गुप्त समझौता के माध्यम से वह जो है या तो फॉर्मल जो है कार्टेल बनाता है या इनफॉर्मल कार्टेल को बना लेता है, और उसके कारण से वह बाजार में मूल्य प्रतियोगिता, मूल्य स्थायित्व और अपने लाभ को अधिकतम करता है। वह प्राइस लीडरशिप का मतलब होता है कि वह भी एक कॉलिसिव होता है, अर्थात प्राइस लीडरशिप वह अडॉप्ट करता है, और उसके तहत किसी एक बड़े फर्म, डोमिनेंट फर्म के द्वारा या तो प्राइस लीडरशिप होता है, या लो कॉस्ट फर्म के द्वारा प्राइस लीडरशिप होता है, या बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप होता है, किसी अनुभवी और पुराने फर्म के नेतृत्व में वह बाजार में कीमत को स्थायित्व करता है, और उसके कीमत के साथ सारे अनुयायी फर्म उसके साथ साथ चलता है। दिस इज द प्रीवियस क्लास and a summary is before you. Today's class is that the king demand curve, that is the part of the non-collisive oligopoly. इसमें पॉल एम स्वीजी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा, क्योंकि ये पहले अर्थशास्त्री से जिन्होंने कि मार्शल के सिद्धांत जो लॉ ऑफ डिमांड है उनका था कि लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड होता है, लेकिन इसने कहा कि डिमांड तो डाउनवर्ड होता ही होता है डिमांड कर्व, लेकिन बट ये किंक भी करता है, और किंक होने का कारण है ड्यू टू इलास्टिसिटी। क्योंकि एक बाजार में 2 तरह की स्थितियां कायम होती है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक, और यही दोनों स्थिति एक साथ जब संयुक्त रूप से कार्य करती है तो जो मांग की रेखा है वह मुड़ जाती है, किंक हो जाती है, और जहां से किंक होती है वहीं पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है और फिर मात्रा का निर्धारण होता है। तो इसमें 2-3 शर्तें उन्होंने बताया। क्या शर्त बताया? उन्होंने कहा कि मांग की रेखा विंकुचित या मुड़ तब जाएगी जब उत्पादक के पास या विक्रेता के पास 2 संभावनाएं होगी। पहली संभावना क्या होगी? अगर कोई उत्पादक अपनी कीमत को बढ़ाता है तो अन्य फर्म जो उस बाजार में उपस्थित है वह अपनी कीमत को नहीं बढ़ाएगा।
वह नहीं बढ़ाता है या नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि अगर वह बढ़ाएगा कीमत तो उनका मार्केट शेयर चला जाएगा। उनके पास जो मार्केट में शेयर है, अर्थात उस जो 60%, 70%, 40% उसका जो बाजार पर अधिकार है, या उनके जो कस्टमर, उनके अपने जो कस्टमर है, वह उनसे बाहर चला जाएगा और जहां कम सस्ती वस्तु मिलेगी वहां वह खरीद लेगा। क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट है, सभी विक्रेताओं को, क्रेताओं को एक दूसरे के बारे में पता है। दूसरा शर्त आता है, कहता है कि अगर कीमत में कमी करता है तो यह मान के चला जाता है कि जितने भी फर्म होंगे बाजार में वह सभी अपनी कीमत में भी कमी करते हैं, और परिणाम स्वरूप यह होता है कि प्राइस वार हो जाता है और इसमें जीवन अस्तित्व की लड़ाई होने लगती है। कई फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कई फर्म शट डाउन करके चले जाते हैं, करते हैं। तो कीमत जब घटाता है तो निश्चित रूप से दूसरा फर्म भी फॉलो करेगा और अपनी कीमत को घटाएगा। इससे क्या होगा कि इनका मार्केट शेयर उनके पास चला जाएगा और जो पहले फर्म जो कीमत घटाया है उनको घटाने का जो उद्देश्य है, कीमत को कम करने का जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति कीमत कम क्यों करता है, कोई भी सेलर कीमत कम क्यों करता है? क्योंकि वह चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे और मैक्सिमम आउटपुट को बेच पाए बाजार में। तो ये दोनों उद्देश्य से वो जब कीमत घटाता है तो जो प्रतिद्वंदी फर्म होते हैं वह इनके उद्देश्य को धूमिल करता है और वह भी इससे ज्यादा कीमत घटा देता है। तो अल्टीमेटली इनके सारे कस्टमर उनके पास चले जाते हैं और इनको लॉस हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां दोनों जगह होती है और यही कारण है कि एक और इलास्टिक होता है, दूसरी ओर इलास्टिक होता है और किंग मांग की रेखाएं आपस में क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है ना। इसमें अब तक जो है ये कम से कम 5 से 6 बार 7 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। यूपीएससी का बड़ा फेवरेट एरिया है ये, और बीपीएससी भी पिछले अभी हाल के एग्जाम में भी पूछा गया है, समझे ना। तो ये सवाल इससे आप लोग को आएगा और इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है, समझना है। क्योंकि अगर जहां पर प्राइस जो निर्धारण होता है उसको कई पॉल एमस्वीजी और सासी ने इसे प्राइस रिजिडिटी थ्योरी भी कहा है। मूल्य फिक्स हो जाता है। तो मूल्य इसलिए फिक्स होता है कि अगर मूल्य बढ़ाएगा तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, मूल्य घटाएगा तो प्रतिद्वंदी भी घटा देगा, फिर भी फायदा इसको नहीं होगा। तो इसलिए लोग चाहता है कि एक ही प्राइस पर स्टिक हो जाए, एक ही प्राइस पर फिक्स हो जाए और उसी पर लंबे समय तक विक्रय करता रहे, वस्तु बेचता रहे। इसलिए जब कोई प्राइस लंबे समय तक कायम रह जाती है ना, जब कोई प्राइस लंबे समय तक कायम रह जाती है तो फिर उसे हम लोग मूल्य अस्थायित्व या प्राइस रिजिडिटी के सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए किंग डिमांड थ्योरी को प्राइस रिजिडिटी थ्योरी भी कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, इस बार परीक्षा में आया था प्राइस रिजिडिटी थ्योरी क्या है, बच्चे कंफ्यूज कर गए, कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे, जबकि मैं लेक्चर में सारे बात बता दिया था, क्वेश्चन में भी लिखा दिया था, लेकिन बच्चा तो ऊपर ऊपर पढ़ता है, माइन्यूटली पढ़ता नहीं। ऑफिसर की क्वालिटी वाला भी पढ़ाई कीजिए, एकदम नहीं छूटेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ पढ़िएगा तो छूट ही जाएगा। तो आइए देखिए कैसे किंग होता है और कैसे जो है यह एक दूसरे से अलग होती है। इसमें ये डिमांड कर्व है, मान लेते हैं डी, चूंकि यही एआर कर्व होता है और यही प्राइस लाइन भी होता है, आपको पता है। यहाँ पर किंग कर गया तो जहां से किंग किया मुड़ गया, वहां से इसकी क्वांटिटी और वहीं पर इसकी प्राइस का फिक्सेशन होता है। ये कहना है पॉल एमस्वीजी का। क्योंकि क्यों किंग होता है? क्योंकि जो यहाँ पर मान लेते हैं के पॉइंट है, तो जो के पॉइंट पर किंग हुआ, ये अपर पार्ट जो है ये ज्यादा इलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। देखिए ये रेखा इधर जाती है, पूरा फ्लैटर है, और ये रेखा इसके तुलना में खड़ी है, अर्थात इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर है लोचदार ज्यादा है और यहाँ पर बेलोचदार है या कम लोचदार है। ठीक है। तो कहता है कि जो जिस बिंदु से लोचदार का और जिस बिंदु से बेलोचदार का डिवीजन होता है वह किंग पॉइंट कहलाता है, और वहीं पर ओपी कीमत और ओक्यू मात्रा उत्पादन तय होता है, अर्थात ओक्यू उत्पादन के लिए ओपी कीमत तय करके विक्रेता बेचने लगता है। समझ गया। तो किंग क्यों करता है? इलास्टिसिटी के कारण, लोच के कारण। चूंकि कहता है कि डिमांड रेखा डीडी रेखा का ऊपर का भाग डीके भाग, जो डीके भाग है वह ज्यादा लोचदार है और जो केडी भाग है वह कम लोचदार है या बेलोचदार है। ठीक है ना, वह बेलोचदार है। ठीक है। और यही कारण है कि मांग की रेखा किंग करती है। अब इसको आप समझ सकते हैं। आप देखिए इस बात को, आप देखिए क्या करता है। मान लेते हैं कोई प्राइस बढ़ा देता है। ठीक है। कोई प्राइस बढ़ाता है तो बढ़ा दीजिए, प्राइस बढ़ाइएगा तो आप यहाँ P1 कर दीजिए। जब P1 आप करेंगे तो आप प्राइस जो बढ़ाएंगे तो उसका देखिए क्या होगा, खमियाजा क्या होगा,
Q1 हो जाएगा। प्राइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मात्रा घट जाएगा, डिमांड बहुत घट जाएगा, आपका डिमांड जो है घट जाएगा, ठीक है। तो बेनिफिट आपको नहीं होगा, ठीक है, बढ़ाएंगे तो। और अगर प्राइस घटा देंगे बाय द वे, P से P2 कर देंगे तो देखिए क्या होगा, इतना सा बढ़ेगा, इतना Q3 होगा, ठीक है। तो जहां लोचदार है वहां ज्यादा सेंसिटिव होता है, मूल्य बढ़ाइएगा मांग बहुत घट जाएगा आपका। और जहां कम बेलोचदार है, बहुत भी घटा दीजिएगा प्राइस, आप प्राइस P से P1 की इतना बढ़ाए और ये P से P3 की इतना घटाए तो आपको इतना सारा घट गया। आए देखिए इसमें जो है बढ़ा घटाए तो बढ़ना चाहिए था, इतना बढ़ा। तो क्या बताता है, बताता है कि ज्यादा मूल्य का कमी होना या वृद्धि होना, परिवर्तन मांग को ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है, और नहीं बढ़ाने के कारण उपभोक्ता विक्रेता को हमेशा डर बना रहता है कि अगर हम कीमत को बढ़ाएंगे तो प्रतिद्वंदी नहीं बढ़ाएगा, तो मेरा जितना कस्टमर है सब उनके पास चला जाए, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम कीमत घटाएंगे तो प्रतिद्वंदी भी हमसे ज्यादा कीमत घटा देगा और वह उस कारण से उसका कीमत कम हो जाएगा, वह फिर मेरा कस्टमर उसके पास चला जाएगा। और यही दोनों भय से, इसी दोनों स्थितियों के सामना करने के लिए वो क्या करता है, प्राइस को फिक्स रखता है, रिजिड रखता है, और रिजिड अस्थायी कर लेता है कि ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो अस्थायित्व के कारण जो है वह क्या करता है, वह किंग करता है, और किंग होने के कारण मूल्य फिक्स हो जाता है। इसीलिए इसे प्राइस रिजिडिटी थ्योरी भी कहा जाता है। किंग डिमांड थ्योरी को प्राइस रिजिडिटी थ्योरी, अर्थात इसको हुआ मूल्य अस्थायित्व या जड़ता सिद्धांत, जड़ता माने जड़ जाता है, मतलब एकदम स्थिर हो जाता है, मूल्य अस्थायित्व, जड़ता या स्थिर सिद्धांत भी कहा जाता है। शब्द का अंतर हो सकता है लेकिन वह कुछ शब्द बदल देगा, तो घबराना नहीं है, इसलिए सब आपको बता दे रहे हैं। तो ये है किंग डिमांड थ्योरी, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में सेम रहेगा, किंग डिमांड प्राइस रिजिडिटी रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इस तरह से हुआ। तो ये बना लीजिए आप, इसको बोलते हैं मांग घटने, प्राइस कीमत बढ़ने अथवा कीमत घटने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इलास्टिसिटी पार्ट है तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितना मूल्य बढ़ाई जाती है उससे ज्यादा मांग घट जाती है, तो एक घाटा हो जाता है। बढ़ाने से क्या फायदा है, या घटा देता है तो बहुत फायदा नहीं होता है, थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि ये इन इलास्टिक पार्ट है। डिमांड का केडी पार्ट जो है इन इलास्टिक है और डीके पार्ट जो है इलास्टिक है। तो ये पार्ट जो है यहाँ तक ये है और ये पार्ट यहाँ तक ये इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक। तो रीजन यही है इसका, यहाँ तक समझ गए। चलिए दूसरा पार्ट इसका समझिए क्या है। अब आइए एक्चुअल में जो किंग डिमांड थ्योरी है उसको हम लोग देखते हैं। आप देखिए इसमें इसको थोड़ा और डिटेल बता देते हैं आप लोग, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सर किंग की जो बात आती है ये आखिर क्यों आती है, इसके पीछे दो कारण है किंग की बात आने की। तो देखिए ये जो रेखा है ये हमने OX लिया, ये हमने OY लिया, यहाँ पर हमने आउटपुट या क्वांटिटी को लिया और यहाँ हमने प्राइस, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा डिमांड कर्व रेखा है, ठीक है। अब देखिए तो कहता है जो DD हमारा डिमांड कर्व रेखा है और K पर किंग कर रहा है। तो आप देखिए ये जो रेखा आ रही है ये जाती है इधर, एक्चुअल में जाना चाहिए इसको, ये है रियल डिमांड कर्व, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये B पर जाती है और ये जो रेखा है एक्चुअल में ये रेखा ऐसे जाती है, ठीक है, अर्थात इसका नाम दे दीजिए A। तो कहता है कि ये आ रहा था ऊपर से इन इलास्टिक पार्ट और ये जा रहा था नीचे से इलास्टिक पार्ट, और यही दोनों यहाँ पर जो मिल गया एक दूसरे को काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया और यहीं पर किंग हो गया, Q1 का उत्पादन हो गया और OP प्राइस का फिक्सेशन। लेकिन पॉलम स्वीजी साहब ने कहा कि मतलब इतना ही बता रहे हैं, वो एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में जो ये है ये पार्ट है। तो कहता है कि पहला पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पर है डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वह है DKB, पहला है फर्स्ट डिमांड कर्व है DKB, ठीक है। ये क्या है, ये जो है इलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है पहला। दूसरा डिमांड कर्व है AKD, तो जो सेकेंड डिमांड कर्व है AKD, जिसमें इलास्टिसिटी है लेस देन 1, ठीक है। और किंग पॉइंट जो है KINKED, किंग पॉइंट वह है K। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर K पर जो है दोनों बराबर है, AKD और DKD, ये DKB दोनों बराबर है, ठीक है।
और बराबर होने के कारण किंक हो जाता है, इसलिए किंक प्राइस होता है यहाँ पर। और ये दोनों का कर्वेचर चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? ये आया था इधर, जाना था इधर, इसको यानी डीके से आया, केबी में जाना था लेकिन गया नहीं है। ये आ रहा था ऊपर एके से, इसको जाना था यहाँ इधर, इधर जाना था लेकिन ये मुड़ गया। तो इधर के पार्ट को, इनके रास्ता को ये अपना लिया और ये इधर जाने के बदले इधर चला गया। तो अर्थात यानी डीके जो डी ओल्ड जो बना, जो किंग डिमांड बना, किंग डिमांड जो बना वो बना डी के डी बना। और प्राइस क्या हो गया यहाँ पर? प्राइस हो गया ओपी और क्वांटिटी जो हुआ, क्वांटिटी या आउटपुट, वह हो गया आपका ओक्यू। और ये जो किंक हुआ ड्यू टू इलास्टिसिटी, किंग्ड पॉइंट जो बना के जो बना यहाँ पर बना ड्यू टू इलास्टिसिटी। ठीक है, ये मांग की लोच के कारण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, वह क्या है? ये अपर पार्ट जो डिमांड कर्व है ये है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ये पार्ट है। और ये पार्ट जो है इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। यही कारण किंक होता है। क्लियर? अब इसका मेन थ्योरी पढ़िए आगे। पहला समझ गया है, मांग घटने बढ़ने पर, मूल्य घटने बढ़ने पर कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा समझ गया है कि इलास्टिक क्यों हुआ, इन इलास्टिक क्यों हुआ। चलिए, सबका पॉइंट क्लियर हो गया।